स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर का अगला पाठ जल ही जीवन है पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि वह हमारे लिए कितना उपयोगी और कितना आवश्यक है। उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए हमें उसकी एक एक बूंद का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस पाठ में हमें बताया गया है कि जल को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और यदि उसकी कभी कमी हो गई, अर्थात पृथ्वी पर अगर पानी कम हो गया, तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, वह कितना उपयोगी है, उसका क्या महत्व है, उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आदि सभी बातें इस पाठ के माध्यम से हमें समझाई गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नदियों, झरनों आदि के द्वारा हमें पानी कैसे और किस प्रकार से प्राप्त होता है। मैं गंगा हूँ, हिमालय मेरे पिता हैं। उनकी ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियों में मैं उछलती कूदती शोर मचाती यहाँ वहाँ घूमती हूँ। यहाँ सबसे पहले गंगा नदी अपना परिचय हमें दे रही है कि उसके पिता हिमालय पर्वत हैं, और वह हिमालय पर्वत की ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियों से किस प्रकार से उछलती कूदती बहुत हंसी खुशी से निकलती है। हिमालय की गोद में मैं दुबली पतली सी दिखती हूँ। हिमालय की घाटियों में मेरी अन्य कई बहनें भी मुझसे आ मिलती हैं। जब गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो वह अकेली होती है, लेकिन जैसे जैसे वह हिमालय से नीचे की ओर आती है तो अलग अलग छोटी बड़ी नदियाँ उसमें मिल जाती हैं और गंगा नदी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ऐसी ही एक चुलबुली बहन है अलकनंदा। देवप्रयाग में हम दोनों मिलती हैं। देवप्रयाग इलाहाबाद का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अलकनंदा नदी गंगा नदी में मिलती है, तो हम एक हो जाती हैं और हम गंगा कहलाती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं कई बार रास्ता भूल जाती हूँ, तो गुफाओं में, वनों में, घाटियों में खोसी जाती हूँ और फिर धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा नदी अलग अलग जगहों से, अलग अलग घाटियों से, वनों से, जंगलों से घूमती निकलती हुई मैदानों तक आती है। वहाँ पहुंचकर मैं थोड़ी सहज हो जाती हूँ। सहज अर्थात थोड़ी सरल और शांत हो जाती हूँ। थोड़ी गंभीर भी हो जाती हूँ, और थोड़ी सी गंभीर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका बहाव क्षेत्र बहुत अधिक चौड़ा हो जाता है। मैं ऋषिकेश के मैदान का सबसे पहले स्पर्श करती हूँ। यहाँ पर पहाड़ों से निकलकर जब वो मैदान में प्रवेश करती है तो मैदानों में प्रवेश करते समय सबसे पहला स्थान जो उसका होता है वह होता है ऋषिकेश, और फिर हरिद्वार की ओर बढ़ती हूँ। हरिद्वार में जब लोग मेरे दर्शन करते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। वहाँ मेरा चौड़ा पाट और साफ निर्मल पानी सभी को डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करता है। हरिद्वार से ही मेरा पानी नहरों में मोड़ दिया जाता है। मुझे देखकर किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। किसान बड़े खुश हो जाते हैं गंगा नदी को देखकर। गंगा नदी का अर्थात यहाँ पर गंगा के पानी से है। जब यही पानी नहरों के माध्यम से अलग अलग गाँवों में, अलग अलग शहरों में पहुँचता है तो किसान लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इसी पानी से उनकी खेती का माध्यम बनता है। मैं दिन रात चलती रहती हूँ। प्रयाग इलाहाबाद में मेरी मुलाकात अपनी प्यारी बहन यमुना से होती है। पर ये क्या, यमुना बहन तो बिल्कुल बदल सी गई है। वहाँ पिता हिमालय की गोद में तो यह हंसती खिलखिलाती, साफ, सुंदर और सतरंगी थी, पर अब ये मैली कुचैली और काली सी पड़ गई है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ यमुना नदी के बारे में बताया गया है। यमुना ही क्यों,
और सभी नदियों के बारे में कहा जाए तो ये बिल्कुल सत्य है कि जब वो पहाड़ों से निकलती हैं तो बड़ी ही स्वच्छ और सुंदर एकदम साफ पानी के साथ निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो हम लोगों के संपर्क में आती है तो हम लोग उसे गंदा कर देते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ मुझ में जहरीले रसायन, कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैलियाँ, सड़े गले पदार्थ, जीव जंतु और न जाने क्या क्या फेंक दिया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि हर तरीके का कचरा हम इन नदियों में डाल देते हैं और इन नदियों को गंदा करते हैं। कहाँ मैं गंगा जल यानी साफ़ और पवित्र मानी जाती थी, पर आज मैं स्वयं रोगी दिख रही हूँ। रोगी, गंगा ने अपने आप को रोगी क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि वह भी गंदी हो गई है, अनेक रोगों से ग्रसित हो गई है, उसका पानी गंदा हो गया है और कई बीमारियों का कारण भी बन रही हूँ। काश आप लोग मेरा दर्द समझ पाते। काश मैं फिर से पहले जैसी स्वच्छ और निर्मल बन सकूं। यहाँ गंगा नदी हमसे विनती कर रही है, हमसे चाहती है कि हम लोग इसका महत्व समझें और इन नदियों को गंदा होने से बचाएं। पुराने ज़माने में पीने का पानी हम नदियों से लाया जाता था, इसलिए लोग नदी किनारे बसा करते थे। उसके बाद बड़े बड़े तालाब बनाकर वर्षा का पानी एकत्र किया जाने लगा। यहाँ इस जगह से हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पुराने समय से पानी को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता था। कह सकते हैं कि पानी के कौन कौन से साधन थे जिनसे हमें पानी मिलता था। जैसे जैसे पानी की ज़रूरत बढ़ी, इंसान ने कुएं और पक्के तालाब जैसे कृत्रिम जल स्रोत भी बना लिए। पुराने समय में क्या होता था, ये नदियाँ ही पानी का स्रोत हुआ करती थी, पानी का साधन हुआ करती थी सबसे बड़ी। जहाँ से ये नदियाँ निकलती थी वहीं इनके किनारे छोटे छोटे गांव, शहर बसा लिया जाता था। जब धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़ी तो लोगों ने तालाब बनाना शुरू किया। तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होने लगा और लोगों के तालाब भी काम आने लगे। फिर और जब थोड़ी जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो इन्होंने कुएं और पक्के तालाब जैसे कृत्रिम जल स्रोत भी बना लिए। इसके बाद ट्यूबवेल व हैंड पंपों का चलन हुआ। ट्यूबवेल, हैंड पंप, पक्के तालाब, कुएं, ये सभी कृत्रिम जल स्रोत माने गए हैं। कृत्रिम जल स्रोत का मतलब है जो मनुष्य के द्वारा स्वनिर्मित हैं, जिससे भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरने लगा। बहुत सारी मशीन्स आज भी हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में हम पानी की सप्लाई के लिए, कि पानी का प्रेशर अच्छा आ सके, उसके लिए हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। हाँ, इन मशीनों से क्या होता है कि ये बड़ी ही स्पीड से, बहुत बड़ी गति से और अच्छी मात्रा में पानी को खींचती है और इससे भूमि का जो जल होता है, ज़मीन के नीचे जो जल स्तर है, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में जब हैंडपम्प भी बेकार हो गए तो सबमर्सिबल पंप का प्रयोग होने लगा। आज भूमिगत जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है। इसका मतलब जल जो है, पानी जो है, उसका स्तर दिन बर दिन कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि किसी को भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। तब मानव पानी को बर्बाद करने पर पछताएगा और उसे पानी का असली महत्व पता लगेगा। और इसीलिए ऐसी समस्या ना आए, इसीलिए हमें पानी की एक एक बूंद का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। धरती पर मौजूद पानी का अधिकांश हिस्सा लगभग 97.4% समुद्रों में है। 97.4% पानी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? समुद्रों से, जो खारा है और पीने योग्य नहीं है। इतना पानी हमारी धरती पर मौजूद है, हमें दिखाई देता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं
क्यों? क्योंकि वो पीने योग्य नहीं है, वो खारा पानी है, उसमें नमक की मात्रा अत्यधिक है जो हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। पानी का कुछ हिस्सा लगभग 1.8% हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में मौजूद है। 97.4% 97.4% जो है वो तो समुद्रों में है, जो खारा है, वो वैसे ही हम उपयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद 1.8% जो है वो बर्फ़ के रूप में है, तो हम उसे भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बचा हुआ मात्र 0.8% पानी हमारे पीने लायक है, जिसका इस्तेमाल हम अपने रोज़ के काम में करते हैं। दुनिया में बढ़ती आबादी और पानी की बड़ी खपत के कारण जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आबादी का मतलब है जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और पानी का उपयोग इतनी मात्रा में किया जा रहा है कि ऐसा लगता है आने वाले समय में हमारे सामने जल संकट, पानी का समस्या जो है वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करने वाली है। इस संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 से 2015 तक को जल दशक घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने 2005 से 2015 तक, मतलब ये जो 10 वर्ष हैं, इसको जल दशक घोषित किया। क्यों? ताकि इस समय में हम ज़रूरत से ज़्यादा और जितना हो सके उतना पानी को इस्तेमाल और उसकी सुरक्षा के बारे में सोच सकें। याद रखें, पानी में जीवन देने की शक्ति है, इसका सदुपयोग करें, इसे बर्बाद न करें। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, या कहा जाए कि हमारे जीवन का दूसरा मतलब, दूसरा अर्थ ही पानी है, तो गलत नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन को बचाने के लिए पानी को बचाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बहते हुए नल को तुरंत बंद करें, टूटी हुई पाइप की मरम्मत कराएं, दांत साफ करते समय नल को बंद रखें, कार की सफाई के लिए पाइप का इस्तेमाल न करें, बाल्टी में पानी भरकर कार धोएं, सब्जियां धोने के लिए इस्तेमाल हुए पानी को आसपास किसी गमले में डाल दें। गमले के लिए मतलब किसी भी पौधों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में पीने का पानी मिलता रहे, इसके लिए आपको पानी की एक एक बूंद बचानी होगी। ये सभी कार्य हम करके पानी को व्यर्थ जाने से रोक सकते हैं। हम नदियों को प्रदूषित होने से बचाना भी आपका कर्तव्य है। यहाँ नदियाँ हमसे विनती कर रही हैं कि हमें इन नदियों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्रदूषित का मतलब है उसे गंदा होने से, उसे दूषित होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। नदियों में कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैलियाँ, कारखानों के विषैले रसायन आदि न डालें। किसी भी प्रकार का कोई कचरा हमें इनमें नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने पर ही मानव की आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल सकेगा और एक खुशहाल जीवन की उम्मीद की जा सकेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। अमल का मतलब गौर करेंगे, उन्हें अपने जीवन में ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार जिस प्रकार से इस पाठ में हमें बताया गया है, हमें जल को अत्यधिक महत्व देते हुए उसे गंदा होने से, उसे व्यर्थ होने से बचाना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए।